अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो इस फ़िल्म को तो ज़रूर देख रखा हो जिसका नाम है बर्फ़ी। जिन्होंने भी बर्फ़ी मूवी देख रखा है, अगर वो इस मूवी में प्योर लव और इमोशनल देखते हैं तो उनसे मेरा कुछ सवाल है। पहला ये कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज़ करता है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, फिर बाद में कहीं और जाती है तो उसे कोई और लड़का पसंद आने लगता है, क्यूट लगने लगता है, फ़नी लगने लगता है। तो अब ये बताना कि क्या ये चीट है या फिर फ़नी? अगर हर बार नया इंसान थोड़ा स्पेशल लगे तो आप पुराने वाले को छोड़ दोगे? ये तो लव नहीं है, ये तो एक इमोशनल फोमो है। सोचो, आप किसी से प्यार करते हो और आप उसे प्रपोज करते हो, यहाँ तक कि वो एक्सेप्ट भी कर लेता है प्यार से ही। उसके बाद वही प्यार किसी और से प्यार कर लेता है। सोचो इस बात को। अब तो प्यार से भी भरोसा उठ गया है, प्यार प्यार रहा ही नहीं। बेटर ऑप्शन देखते ही प्यार बदल जाता है। जब सियोरिटी होती ही नहीं है तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए प्रपोजल। और पहली बात तो ये कि मुझे प्यार का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। उसके लिए दुनिया छोड़ दो, उसके साथ दुनिया छोड़ दो और पता नहीं क्या क्या होता है। सबके अपने अपने ही प्यार के डेफिनेशन होते हैं, तो कोई एक आदमी क्या प्यार है उसको मान ही नहीं सकता है। तो फिजिक्स के कुछ लॉ हैं जिन्हें सबको मानना पड़ेगा, लेकिन प्यार ऐसा डेफिनेशन है जो सबके अपने अपने ही डेफिनेशन हैं और उसमें वो करेक्ट हैं। सोचो कि अगर बर्फ़ी से भी अच्छा कोई और बेटर ऑप्शन होता तो ये बर्फ़ी को भी भूल जाती। क्या मतलब है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। ओह अच्छा, फिर तो एक्सेप्ट ही क्यों किया उस प्रपोजल को? फिर श्रुति की माँ उसे बताती है कि प्यार के पहले वेल सेटल्ड लाइफ को चूज करना होता है, जो कि मैंने किया है। और उसके बाद वो खुद अपने प्रेमी को देखने के लिए जाती है बार बार। फिर उसकी बेटी श्रुति उससे पूछती है कि आप अब भी पापा जी से प्यार करते हो? इसका आंसर तो वो कुछ नहीं देती है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो उसका मतलब पता नहीं हाँ या ना में ऐसा होता है। इसका मतलब है कि अगर आप वेल सेटल्ड लाइफ को चूज़ करते हो तो प्यार नहीं मिलेगा। प्यार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिपेंड हो प्यार लेने के लिए। अगर आप खुद में प्यार मतलब खुद से प्यार करोगे तो फिर आपको ज़रूरत होगी ही नहीं किसी के प्यार की। वेल सेटल्ड लाइफ के बाद तो आपके पास पहले से ही मौजूद है, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। बर्फी ने इसे पहले जब प्रपोज किया था तो इसने बोला कि एंगेजमेंट हो चुका है इसका। उसके बाद दोनों फ्रेंड्स बनकर साथ में रह रहे थे, उसके बाद भी ये दोनों ने प्यार कर लिया एक दूसरे से। बताओ, ये जो बर्फी की ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बर्फी की अजीब अजीब जो हरकतें हैं उससे वो खुश हो जाती है कि ये बहुत ही फ़नी है, क्यूट है। लेकिन सोचो, जिस जो फ़नी एक्टिंग जो बर्फी करता है उसके कारण जिन लोगों का नुकसान होता है वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना। जैसे कि सोचो कि ये यहाँ पे उद्घाटन होने वाला था और ये यहाँ पे सोया हुआ है और इसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया पूरा सीनरी। तो बाकी लोग तो इससे फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन जिनका ये सामान नहीं है वो तो मुस्कुराएंगे, वाह बढ़िया हो गया, हंसने लगे कि बहुत अच्छा है ये। और बर्फी की आदत है जिसके साथ वो दोस्ती करता है उसकी दोस्ती का वो टेस्ट लेता है। एक लकड़ी के पिलर के पास खड़ा हो जाता है और लकड़ी काट कर साथ रहने को कहता है। सोचो, अगर वो साथ रह भी गया, क्या भरोसा है कि वो फ्यूचर में उसका साथ ही देगा? लोग भी तो बदलते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप जानबूझ के परेशानी अपने साथ लेकर आओगे तो दोस्त भी आपका साथ छोड़ देगा, ये बात सबको पता है। वो जानबूझ कर लकड़ी के पिलर को काटता और वहां पे खड़ा हो जाता। सोचो, इस तरह के लोग बेवकूफ़ी ही समझेंगे इस बात को। अगर कोई बड़ा अडल्ट इंसान एक बच्चे की चॉकलेट खा जाता है और आपको उससे प्यार होता है तो आप शायद साइकोपैथ हो। आपको गुस्सा आना चाहिए कि कैसा इंसान है, बच्चे की चॉकलेट खा गया है ये। और ये बात श्रुति को फनी लगती है, वो उसका पीछा करता है तब भी उसे फनी ही लगता है। उसके बाद बर्फी अपना दिल निकाल के श्रुति के पास रख देता है। श्रुति उसको अपने लात से फेंक देती है इशारों इशारों में। ठीक है, तो उसका पीछा वो फिर भी करता ही रहता है और जब वहाँ बैठ जाती है होटल में जाके या जो भी बाबा का ढाबा में जाकर बैठ जाती है तो फिर आके के उससे प्रपोज करता है। वो बोलती है मेरा एंगेजमेंट हो चुका है। फिर वो उसकी फ्रेंड को देता है, मतलब उसको रियल में इससे प्यार नहीं है कि अगर कोई रिजेक्ट करेगा तो वो किसी और को चूज़ कर लेगा, ये सही बंदा है। फिर यहाँ पे श्रुति बताती है कि वो एक लड़का जिसे कॉलेज की सारी लड़कियां पसंद करती थी, वो एक दिन लाइब्रेरी में आकर उससे प्रपोज कर देता है। वो बोलती क्या ये लव मैरिज है? उसके बाद वो मुस्कुराती है श्रुति। तो शायद ये वही होगा। और अगले ही सीन में वो दिखाता है कि श्रुति जो है ज़्यादा वक्त बर्फी के साथ बिताती है और यहाँ पे बर्फी जिस भी लड़की को देखता है कार में वो उसे हाई करने लग जाता है। फनी और क्यूट इंप्रेशन दे के उसे इम्प्रेस करना चाहता है। ये श्रुति के साथ है, फिर भी ये तुरंत इसके पास आकर इसे इम्प्रेस करने के लिए इसे हाय हेलो बोल रहा है। झिलमिल जो कि एक ऑटिज्म चाइल्ड है, वो थोड़ी झिलमिल को दोबारा घर बुलाया जाता है
क्योंकि उसके नाना जी का तबीयत ठीक नहीं है और सबसे ज़्यादा प्यार उसके नाना जी उससे करते हैं और इसीलिए तो उसे घर बुलाया जाता है। इसलिए वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं करती है। सबसे ज़्यादा क्लोज वो अपने नाना जी के ही है झिलमिल। अब मूवी में फालतू सा सीन क्रिएट होगा ये दिखाने के लिए श्रुति और बर्फी को प्यार होने लगा है। तो बर्फी फिर वही टेस्ट श्रुति से भी लेता है और श्रुति भी उसके दिमाग का पागलपन समझ के वहाँ से हट जाती है। शायद ये बेवकूफ़ है, ये खुद ही लकड़ी के पिलर को काट कर सामने खड़ा होकर क्या ही कर रहा है ये। यहाँ पे दिखाया जाता है कि गाना बज रहा और झिलमिल उस गाने को गाने लगती है और आसपास के लोग उस पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो चिल्लाते जोर से कि हंसना बंद करो, हंसना बंद करो। ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है और यहाँ पे श्रुति दिखाती है कि वो अपने एंगेजमेंट को लेकर कितनी लॉयल है। ये सारी बात श्रुति की माँ श्रुति के फेस से पता कर लेती है कि आखिर क्या चल रहा है। फिर श्रुति को लाइफ डिसीजन लेने के लिए एक स्टोरी बताती है जो उसी पे उसके रियल लाइफ पे बेस्ड होती है। वो बोलती है कि तुम्हें एक वेल सेटल लाइफ जीनी है या फिर तुम्हें गरीब में जीना है प्यार के साथ, या फिर वेल सेटल लाइफ जीना है। इसकी माँ ने वेल सेटल लाइफ को चूज किया था प्यार के पहले और अपने प्रेमी के साथ नहीं गई थी। तो ज़रा मुझे ये बताना कि फिर तो ये इसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि इसने खुद से चूज़ की थी वो लाइफ जो ये अभी जी रही है। तो मुझे आशा है कि अपने पति से ज़रूर प्यार करती होगी। श्रुति नहीं, श्रुति की तरह नहीं जिसकी माँ ने उसे बताया कि ऐसा चूज़ मत करो क्योंकि उसका डिसीज़न खुद का नहीं है। वो उसकी माँ उसे समझा रही है लेकिन उसकी माँ का डिसीज़न तो खुद का था, तो उसे रिग्रेट करने की कोई बात ही नहीं है इसमें। एक बच्चा जो भोंदू है उस पर मेहनत करके उसे क्लास का टॉपर तो बनाया जा सकता है, लेकिन प्यार का जो डिफिनेशन है उससे अगर आप दूर ही रहो तो सबसे बेस्ट है। इस एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओ तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। या फिर कहा जाए कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लोग बस पागल हुए पड़े हैं झूठ मूठ का। स्वार्थ में सबसे पहले प्यार से पहले स्वार्थ है, जो सही स्वार्थ में जो बोल रही हूँ वही, इसमें दूसरों का नुकसान नहीं हो लेकिन आपका फ़ायदा हो जाए, वो सही स्वार्थ है। अगर एक इंसान स्वार्थी नहीं है तो लोग उसे चील और कौवे की तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। एक बात याद रखना, तो स्वार्थी होना अपने लिए सबसे पहले, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है। तुम कैसे जीना चाहते हो ये तुम पर डिपेंड करता है, दूसरे नहीं बता सकते। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। बर्फी को पता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है श्रुति की, उसके बाद भी वो उसके घर जाकर उसका हाथ मांगने चला जाता है। सोचो ऐसे कौन से पागल पेरेंट्स ही होंगे जो बेटी लव मैरिज कर रही है और उसका शादी वो फिक्स कर दी है, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर एक और लवर आता है। पेरेंट्स पागल नहीं हो जाएंगे ये बात सुन के? हो गई है अरेंज मैरिज फिक्स्ड हो गई है, उसके बाद एक लवर आता है, लेकिन हाँ लव मैरिज फिक्स्ड हुई है और लवर आ रहा है। कहानी में ट्विस्ट। तो इस सीन में श्रुति कुछ ऐसा करती है कि बर्फी को बचाने की जगह बर्फी ही फंस जाता है उस मुकदमे में या उस प्रॉब्लम में जिससे वो बर्फी को बचाना चाहती है। और पुलिस वाला बोलता है मैडम जी आपने बहुत सही काम किया है, ये कि क्रिमिनल है और इसे आपने पकड़वा दिया, इसने बैंक चोरी किया या वो किया। यहाँ पे पुलिस वाला एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि 7,000 रुपये दो तभी हम बच्चे को यानी झिलमिल को छोड़ेंगे। यहाँ बर्फी के लिए ट्रांसलेटर होता है जो सांकेतिक भाषा को समझे और ये बात पुलिस को बताए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सोचो, मतलब ट्रांसलेटर को बुलाना पड़ा या फिर जो संकेत भाषा को समझता है उससे बुलाना पड़ा। ये श्रुति इस बात को समझ नहीं पाती है क्या, उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पाती है। फिर इस सीन में दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। झिलमिल के नाना जी का डेथ हो जाता है। उसके बाद झिलमिल के पिताजी को जब पता चलता है कि सारा पैसा झिलमिल के नाम पे है तो गुस्सा होकर सारे नौकर्स को वहाँ से भगा देते हैं और उसमें बर्फी के पिता भी होते हैं। और झिलमिल को उसे अपने घर पे मन नहीं लगता है और यहाँ बर्फी भी परेशान रहता है। उसके पिताजी इतने परेशान होते हैं कि उनका तबीयत खराब हो जाता है और उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो सोचता है कि झिलमिल को ही किडनैप करके वो पैसे वसूले जाए और फिर झिलमिल को वापस कर दिया जाएगा। और रात में वो प्लानिंग बनाता है कि झिलमिल को वहाँ से किडनैप कर लिया जाएगा। और जब वो वहाँ जाता है तो झिलमिल पहले से ही किडनैप रहती है। फिर वो दूसरा प्लान बनाता है बैंक लूटने का। तो वो बैंक में जाकर जब लूटने जाता है तो उसे सुनाई देता नहीं है कि वार्निंग बेल बज चुकी है और वो बैंक लूटता रहता है। पुलिस आकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। फिर वो भागने के चक्कर में
उससे झिलमिल वहाँ मिल जाती है उसी वैन में, और वैन को लेकर वहाँ से चला जाता है अपने घर। फिर झिलमिल को घर में लाकर उससे फिर कुछ खाना या पानी देता है, उसके फिर दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह जब बर्फी घर पे नहीं होता है तो झिलमिल बहुत ही डर जाती है और अजीब अजीब सा हरकत करने लगती है, और जब बर्फी आता है उसे रोकने के लिए तब भी वो शांत नहीं होती है और जोर से उसके हाथ में अपने दांत से काटने लग जाती है। तब बर्फी उसे जोर से पकड़ा हुआ रहता है, तो तब वहाँ पे ये शो करता है कि वो शांत हो जाती है और चुप हो जाती है। दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, ये सीन इस चीज़ को बताता है।